नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज हम बात करेंगे दोस्तों क्षेत्र की राजनीति पर ही बात करने जा रहे हैं। और हनुमानगढ़ जिला और चूरू जिला जो दोनों ही सीमावर्ती जिले हैं, उन जिलों में बादरा विधानसभा की राजनीति क्यों अलग है, इसके बाबत भी हम बात करेंगे और इसका उदाहरण भी कुछ आपको बताएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट के बारे में भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की मुख्य खबर से। सतवीर सूबेदार जो रिटायर्ड सूबेदार है दोस्तों, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है आज और एक कार्यक्रम के तहत काफ़ी समर्थकों के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। और मैं आपको बता दूं तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी अब तैयारी कर रही है राजस्थान में अपनी ज़मीन तलाश करने की और इसी सिलसिले की कवायद पूरे राजस्थान में प्रारंभ हो चुकी है। और दोस्तों हर विधानसभा क्षेत्र से लेके जिला हेडक्वार्टर और राजधानी पर आपके कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं और दिल्ली के और पंजाब के आदि अनेकों जो भारत की राजनीति में आपके सीनियर लीडर हैं, उनको राजस्थान में भेजा जा रहा है क्योंकि 2023 में राजस्थान के चुनाव है। और दोस्तों आम आदमी पार्टी ने अब तय कर लिया है कि वो भारत में अब धीरे धीरे अपना प्रसार करेगी और लोकसभा का जो चुनाव 2024 में होगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2 योजना रह चुके हैं और तीसरी योजना की तैयारी कर रही है। उनको जबरदस्त टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी अब कमर कस रही है। कांग्रेस धीरे धीरे दोस्तों राज्य दर राज्य अब सिमटती जा रही है और देश के सामने विकल्प के रूप में अपने आप को स्वयं को साबित करने के लिए आप पार्टी अब जोर आजमाइश कर रही है। और इसी सिलसिले में दोस्तों आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपने प्रत्याशियों को तैयार करने में जुटी है। देखते हैं उनको कितनी सफलताएं मिलती है। और बादरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस बार दोस्तों यहाँ भी आम आदमी पार्टी का चेहरा कोई बड़ा राजनीतिज्ञ हो सकता है और अच्छे खासे वोट भी बटोर सकता है। इसका फायदा पार्टी को मिलेगा क्योंकि पार्टी को अब जितनी लोकप्रियता हासिल हुई है उसके हिसाब से अच्छे बड़े दमदार और अपना रसूख रखने वाले नेता पार्टी की टिकट लेने के लिए कतारबंद होंगे, ललायित होंगे, तो इसका फायदा जरूर पार्टी को मिलेगा। दोस्तों हम बात करते हैं बादरा आसपास खबर की। तो सोमवार को कल दोस्तों रामगढ़ में किसानों का एक सभा होगी और इस सभा का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना है। और उस ज्ञापन का उद्देश्य ये है कि किसान बड़ी संख्या में दोस्तों क्षेत्र में हताश है, कभी पानी को लेकर, कभी यूरिया को लेकर, तो कभी फसल बीमा क्लेम को लेकर। दोस्तों ये जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, ज्ञापन दिया जाएगा, कल जो प्रोटेस्ट होगा वो फसल बीमा क्लेम को लेकर है दोस्तों। और उसका 2 दिन पहले ही उसको लेकर रामगढ़ में एक बैठक हुई थी और किसान मोर्चा व नौर बादरा के किसान इसमें शामिल है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो 2019 और 20 की जो खरीफ की फसल है उसका भी बीमा बड़ी संख्या में बकाया है। और दोस्तों 2021 की रबी फसल का भी बीमा क्लेम बकाया है और किसानों के खाते में अभी ये बीमा राशि नहीं आई है, जिसको लेकर किसान आंदोलन का रुख अख्तियार करने जा रहे हैं। और इसको लेकर 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी तो उसमें तय किया गया था कि अब अगर जल्दी सरकार इसको लेकर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आंदोलन और चक्का जाम का रास्ता अख्तियार करने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्षेत्र की राजनीति की। आज क्या प्रमुख दिवस है दोस्तों, आज के दिन क्या विशेष है 20 मार्च को? सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं तो 1761 मामले मात्र आज कोरोना के देश भर में आए हैं। मात्र 1761, 127 लोगों की मौतें हुई है और सक्रिय जो कोरोना के केस है वो भारत में सिर्फ 27,802 शेष बचे हैं। हम आपको बताएं तो दोस्तों यूक्रेन जो यूरोप के देश हैं उनमें कोरोना तेजी के साथ एक बार फिर से फैल रहा है दोस्तों। कहीं 3 लाख तो कहीं 2 लाख तो कहीं 1-1.5 लाख और 50,000 के करीब मामले दोबारा आ रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस आदि कई देश शामिल है। चीन में भी दोस्तों 2 दिन पहले 5,000 मामले आए थे, कल दोस्तों जरूर 2,500 मामले आए और भारत में अब 2,000 भी मामले नहीं है, 2,000 से कम आए हैं। तो क्या
तीसरी लहर भी आ सकती है, तीसरी लहर आ चुकी है, चौथी लहर भी आ चुकी है, आ सकती है, और इसके बाद में पांचवी लहर भी आएगी। क्या अब ये लहरें ऐसे ही चलेगी कोरोना की? दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का विशेषज्ञ यही जवाब देते हैं कि कोरोना अब जाने वाला नहीं है, हमें सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। कोरोना जो है वो रह रहकर, रुक रुक कर, लहरें शांत होकर, लहरें फिर उठकर ये पूरी दुनिया को डराता और परेशान करता रहेगा। तो दोस्तों ये कोरोना का रहा। और दोस्तों आज हम बात करें 20 मार्च को क्या विशेष है, तो हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह का निधन 1970 में आज के दिन हुआ था। दोस्तों 1977 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हार गई थी, दोस्तों आज ही के दिन हार हुई थी। और 1991 में कंगना रनावत का भी, जो कि फिल्मी अभिनेत्री है, उनका भी जन्म दिवस है। और 2010 में आज ही के दिन गोरैया दिवस मनाना प्रारंभ किया था, विश्व गोरैया दिवस। दोस्तों इसको मनाने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि गोरैया जो प्रजाति है चिड़िया की, उसको बचाने को लेकर दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मंडियों में भाव आज संडे है नहीं होते हैं, मौसम का मिजाज आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अब हम समीक्षा करेंगे भादरा क्षेत्र की उस अनोखी राजनीति पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम चर्चा करते हैं हम बजरंग सारण से। दोस्तों हम चूरू जिला और हनुमानगढ़ जिले का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आप जहाँ से भी हैं, साफ संदेश का चैनल अगर आप देख रहे हैं और आप जहाँ से भी है, तो आप अपने आसपास या अपने सोर्सेज से आप पता करेंगे तो हनुमानगढ़ जिला और चूरू जिला की जितनी भी विधानसभाएं क्षेत्र है, वहाँ अभी तक राजनीति जो 2023 में चुनाव है दोस्तों राजस्थान के, वहाँ की राजनीति जो है वो अभी गर्माहट लेकर नहीं आई है, वहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं शुरू हुई है, चुनावी कवायद वहाँ अभी प्रारंभ नहीं हुई है। लेकिन भादरा में दोस्तों राजनीतिक कवायद जो है वो तेजी के साथ चल रही है। और अब से नहीं, 1 जनवरी से, जब से ये नया साल लगा है, तब से राजनीतिक गतिविधियां यहाँ प्रारंभ हो चली। और अब तो दोस्तों काफी संख्या में, आधा दर्जन से अधिक नेता सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे हैं, जैसे कि महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद चुनाव होने हो। दोस्तों इस प्रकार की राजनीति भादरा में सदैव होती आई है, और इसीलिए हम भादरा की राजनीति का विश्लेषण आपको बार बार और कुछ ज़्यादा ही आपको करते हैं। आप सोच भी रहे होंगे कि भादरा की राजनीति का विश्लेषण हम बार बार और हर बार या बहुत बार क्यों करते हैं। दोस्तों इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ की राजनीति में एकाएक कब गर्माहट आ जाए, कब उबाल आ जाए, कब यहाँ राजनीतिक भूचाल और तूफान आने शुरू हो जाए, दोस्तों इसके बारे में कुछ विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों हम बजरंग सारण से प्रारंभ करते हैं। बरवाली गांव में 2 दिन पहले बजरंग सारण ने एक बहुत बड़ी सभा की है अपने समर्थकों की, और बड़ी संख्या में यहाँ दोस्तों उनके समर्थक, उनको देखने वाले, उनके चाहने वाले, उनको सुनने वाले लोग इकट्ठे हुए। और इन सब के बीच में बजरंग सारण ने दोस्तों, जो कि पिछले 8 वर्षों से लगातार अनवरत भादरा की राजनीति में अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किए हुए, अपना संघर्ष लगातार जारी रखे हुए हैं, उन्होंने घोषणा की कि मैं 2023 का चुनाव हर हाल में लड़ने जा रहा हूं, और इसके लिए आज से हम बरवाली गांव से इस सभा के माध्यम से चुनावी शंखानंद करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, इससे अंदाजा लगाएंगे आपकी, जैसे महीने बाद चुनाव हो, इस प्रकार से नेतागण जो है अपने चुनावों का चुनावी शंखानंद कर रहे हैं। तो कुल मिला के 8 वर्षों से लगातार संघर्ष का वो फल पाने की इच्छा रखने लगे हैं। और दोस्तों ऐसा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि बलवान पूनिया भी कहीं ना कहीं 20 साल की राजनीति के बाद पिछले 5, 7, 10 सालों से लगातार तड़प रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और व्याकुल थे कि कब मुझे भादरा विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनने का गौरव प्राप्त हो। और दोस्तों उनको ये गौरव 2018 के चुनाव में प्राप्त भी हुआ है। तो कुल मिला के दोस्तों अब जो आगे 2023 की राजनीति है, उसमें अगर मैं जिक्र करूं तो बढ़िया परिवार डॉक्टर सुरेश चौधरी, जो कि 2003 में निर्दलीय विधायक भादरा विधानसभा के रह चुके हैं, उन्होंने 1 जनवरी को नए साल को स्नेह मिलन के नाम से दोस्तों एक सभा की अपने जन चेतना, राजस्थान जन चेतना भवन के कार्यालय में। और वहाँ दोस्तों जोर शोर से दोनों ही भाई, जो पूर्व कलेक्टर हैं 12 से रिटायर होकर लौटे,
एसपी सिंह बड़े भाई हैं डॉक्टर सुरेश चौधरी के, और दोनों ने पत्ते तो नहीं खोले कि कौन चुनावी मैदान में होगा और किस टिकट को लेकर वो चुनावी मैदान में डटे रहेंगे, लेकिन ये घोषणा जरूर कर दी कि बढ़िया परिवार से इस बार 2023 में कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ेगा। तो यहाँ से भी जनवरी में चुनावी कवायद शुरू हो चुकी है और उसके बाद में लगातार एसपी सिंह जो है बादरा तहसील के गांव में जन जन संपर्क करने में लगे हुए हैं। जन संपर्क के दौरान घर घर दस्तक दे रहे हैं और हर सभा छोटी मोटी मीटिंगों में पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के अब रुक करें अगले किसी नेता और परिवार का, राजनीतिक परिवार का, तो जयदीप डूडी दोस्तों, उन्होंने तो बहुत पहले चुनावी अभियान शुरू कर दिया था जब लालचंद डूडी की पुण्यतिथि थी 3-4 महीने पहले, और उस पुण्यतिथि पर दोस्तों 2021 के लास्ट में ही जब उनकी पुण्यतिथि थी तो वो सिद्धमुख नहर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और लगातार उस दिन को, उनकी लालचंद डूडी की पुण्यतिथि को सिद्धमुख नहर के रूप में मनाने का जो घोषणा हुई, उसके बाद में उसी दिन दोस्तों ये एक प्रकार से पुण्यतिथि कार्यक्रम था, लेकिन इसको राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया। संदीप डूडी भी इस कार्यक्रम में थे, जयदीप डूडी के छोटे भाई, तो उन्होंने जोर शोर से घोषणा की अपने भाई के लिए भी, और जयदीप डूडी ने भी घोषणा की और शंखानंद किया चुनावी अभियान का 2023 के चुनावों का दोस्तों, और कहा कि इस बार हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और टिकट की मांग करते हैं। कांग्रेस टिकट के लिए चुनावी जो शंखानंद है वो प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हम जिक्र करें तो लगातार ये परिवार अब पूरे तहसील में, विधानसभा क्षेत्र में प्रयासरत है, घर घर संपर्क, जनसंपर्क किए हुए हैं। शेखावत परिवार गोगामेड़ी दोस्तों, सुखदेव सिंह शेखावत ने इसी होली के 17 मार्च को दोस्तों एक चुनावी रामरमी करते हुए इंटरव्यू भी दिया। हमने भी एक इंटरव्यू इनका लिया था और दोस्तों साफ संदेश के चैनल पर उस इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। उसमें सुखदेव सिंह ने बहुत कुछ घोषणाएं भी की थी, इशारे भी किए थे, और इससे रामनवमी की रस्म जो है सनातन धर्म में दोस्तों, जो त्योहार के बाद में रस्म ये अदा की जाती है दोस्तों, इस पर सुखदेव सिंह शेखावत ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं, समर्थकों को लेकर बाजार से पूरा राउंड लगाया, और इस राउंड का मैसेज, संदेश यही था कि वो चुनावी ताल ठोकने की इच्छा बादरा विधानसभा में रखते हैं। और दोस्तों इसका उन्होंने एक प्रकार से इशारा संकेत भी दिया, और उन्होंने बताया कि एक कोर कमेटी की बैठक इसी क्षेत्र की हर वर्ग से वो बनाने जा रहे हैं और वो बनाई जा रही है। वो कोर कमेटी तय करेगी कि बादरा में सुखदेव सिंह शेखावत के लिए क्या गुंजाइश है, किस प्रकार से वो चुनाव लड़े या ना लड़े, और लड़े तो किस प्रकार से आगे उनकी राह होने वाली है, और ना लड़े तो इसका रीज़न क्यों है, वो क्यों ना लड़े। तो इस सारे संभावनाओं पर दोस्तों संभावनाएं तलाशेगी, उसके ऊपर उनकी कोर कमेटी जो है फैसला करेगी, और कोर कमेटी जब आदेश देगी तो सुखदेव सिंह शेखावत जो है वो एक प्रकार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, जो कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है, उसके ऊपर विधिवत रूप से किसी की नियुक्ति करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाएंगे। वो फाउंडेशन सदस्य है दोस्तों, वो संस्थापक सदस्य है। उसके बाद में वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनावी मैदान में उनकी पार्टी सुखदेव सिंह शेखावत की सपोर्ट करेगी। जैसे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है वो भाजपा के लिए एक ग्राउंड तैयार करता है, उसी प्रकार से। तो कुल मिला के देखते हैं आगे कोर कमेटी का क्या डिसीजन रहता है और किस प्रकार से कोर कमेटी सुखदेव सिंह शेखावत के लिए बादरा विधानसभा में माहौल बना सकती है। तो ऐसा स्पष्ट इशारा संकेत जो है सुखदेव सिंह शेखावत ने दिया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों संजीव बेनीवाल परिवार की, तो संजीव बेनीवाल 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़कर विधायक बन चुके हैं, सफलता प्राप्त कर चुके हैं। 2013 में ये विधानसभा के चुनाव में विजयी रहे थे और इस बार फिर प्रबल दावेदार भाजपा की टिकट के भी माने जाते हैं। तो कुल मिला के उनकी संभावना भी, प्रबल संभावनाएं क्षेत्र में हम देख रहे हैं। और कुल मिला के ये भी लगातार दोस्तों 12 महीना सक्रिय रहने वाले नेता हैं और हर बार जब ये 1993 में अपना राजनीतिक करियर उन्होंने शुरुआत किया था, तो उसके बाद में लगातार ये सक्रिय रहते हैं और यही इनकी ताकत है दोस्तों। और इसी ताकत की बिना पर, बल पर दोस्तों ये हर चुनाव में प्रमुख के उम्मीदवार के रूप में सामने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अनवर कुरैशी,
ये इशारा कर रहे हैं दोस्तों बसपा टिकट ये प्राप्त कर सकते हैं या उसकी इच्छा भी संभवतया रखते हैं और उसके लिए प्रयासरत है। बसपा की टिकट में आगे आने वाले चुनाव में दोस्तों अनवर कुरैशी चेहरा अगर हो जाए तो ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और आपके दिमाग में बात आ रही होगी रूपनाथ के लिए, महंत रूपनाथ जो कि बसपा की टिकट से गत विधानसभा का चुनाव लड़े थे। तो दोस्तों रूपनाथ महंत प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की टिकट के लिए। दोस्तों आम आदमी पार्टी के बारे में हमने आपको बताया राजस्थान में जमीन तलाश कर रहे हैं, तो उनको भी बड़े नेताओं की आवश्यकता होगी। तो रूपनाथ भी आम आदमी पार्टी के दावेदार या चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो भीम सिंह बेनीवाल जो कि गांधी के हैं, उनके परिवार ने भी दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पुत्र अजीत बेनीवाल का नाम आगे किया था कि भी कांग्रेस की टिकट हम मांग रहे हैं और हम चुनाव लड़ेंगे हर हाल में, और विधानसभा चुनाव के लिए हम आज से अपने चुनावी अभियान का शंखानंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने नेतागण हैं, जो परिवार है जो एक्टिव हो चुके हैं भादरा में। दोस्तों सतवीर सूबेदार ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जिन्होंने पहले विधानसभा चुनाव भी कभी लड़ा था। तो ये भादरा की राजनीतिक गतिविधियां हैं दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे महीने 2 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव हो और ये रुकने का नाम नहीं ली जा रही है। और दोस्तों यही भादरा की खासियत है, और यही खासियत भादरा की हनुमानगढ़ जिले में, चूरू जिले में, जबकि पूरे राजस्थान में भादरा को एक अलग राजनीतिक क्षेत्र और अलग संभावनाओं वाला क्षेत्र घोषित करती है, बनाती है। जटिल यहाँ की राजनीति। और दोस्तों एक बात मैं और हर बार कहता हूँ जब भी समीक्षा करता हूँ भादरा की राजनीति की, तो दोस्तों भादरा की राजनीति में विधायक बनने के लिए जो फैक्टर काम करते हैं, अलग अलग फैक्टर, वो दोस्तों हमारे आसपास के जो कस्बे हैं, विधानसभा है, नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर आदि, ये दोस्तों भादरा से छोड़कर, तो उन सभी में भादरा की बनिस्बत बेहद कम फैक्टर काम करते हैं। तारानगर इसमें वो क्षेत्र है जिनमें नाम मात्र के फैक्टर से विधायक बनते हैं। दोस्तों 1-2 फैक्टर से यहाँ विधायक आसानी से बनते हैं और यहाँ की राजनीति बड़ी सिंपल और सरल राजनीति मानी जाती है। उसके बाद में नौहर की राजनीति है, यहाँ बाहर के नेता भी जीत सकते हैं और इजी राजनीति है। थोड़ी जटिल अगर माने तो राजगढ़ की राजनीति थोड़ी इन विधानसभा क्षेत्रों से जटिल है, और सबसे ज़्यादा जटिल है भादरा विधानसभा की राजनीति दोस्तों, जहां राजगढ़ की विधानसभा में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं 5 से 7 तक फैक्टर काम करते हैं। भादरा की राजनीति में दोस्तों 10 फैक्टर से शुरुआत होती है और कम से कम ये फैक्टरों की संख्या जो है 15 या 17-18 फैक्टर तक चली जाती है, जो कि थोड़ी भूमिकाएं अदा करके जो प्रमुख दावेदार होता है उसको विधायक बनने की दहलीज तक लेकर जाते हैं और उनमें अहम भूमिकाओं का निर्वाह जो है ये फैक्टर करते हैं। इन फैक्टरों के बारे में भी विस्तार से आगे हम बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं, किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, भादरा की जनता जो क्यों बाहरी उम्मीदवारों को पसंद क्यों नहीं करती है, भीतरी घर के यहाँ के होम उम्मीदवारों को क्यों पसंद करती है, क्या क्या पसंद क्षेत्र की जनताओं के दिमाग में फैक्टर रूपी घुसी रहती है और वो इसके ऊपर अमल करते हैं, तो किस प्रकार से चुनावी वातावरण हो जाते हैं। और भादरा के तमाम नेतागण भी स्वयं यहाँ की राजनीति में मात खाते हैं दोस्तों, यहाँ के फैक्टर समझने की बहुत बड़ी भूल करते हैं, जैसा कि बलवान पूनिया कुछ भूल वर्तमान में करते जा रहे हैं दोस्तों। और वो भी 1-2 ऐसे फैक्टर उनके विरुद्ध तैयार हो रहे हैं दोस्तों। वो फैक्टर कहीं ना कहीं चुनाव में किसी भी नेता को चारों खाने चित करने के लिए पर्याप्त जान पड़ते हैं। यहाँ भादरा की अगर बात करें तो दोस्तों उस पर भी विस्तार से आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूक्रेन और रूस के युद्ध की। 25वां दिन है दोस्तों, इसकी बात करना इसलिए आवश्यक है दोस्तों, ये जो युद्ध है अब वो न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में अब रूस इस प्रकार सनक दिखा रहा है और आक्रोशित हो रहा है कि दोस्तों पूरे यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुला है और बर्बाद कर चुका है दोस्तों बहुत से शहरों को। लेकिन अब जो है वो हमले जो है वो बढ़ा रहा है, और हमले भी इस प्रकार से बढ़ा रहा है दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के ही दोस्तों नेताओं द्वारा इसका खुलासा किया गया है, मंत्रियों द्वारा इसका खुलासा किया गया है, और दुनिया में पहली बार किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी युद्ध में किया जा रहा है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया
क्योंकि हथियारों के पूरा जखीरा दोस्तों, जिसमें बम और बारूद के अलावा मिसाइलों का पूरा जखीरा था, और वो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड यूक्रेन में बना था दोस्तों, उसको उड़ाने के लिए, वो पूरे प्लांट को उड़ाने के लिए रूस द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और बर्बाद कर दिया गया दोस्तों। इसका पूरा का पूरा डिप्पो कल की ये घटना है, और उसके बाद में दोस्तों पूरा यूक्रेन हिला हुआ है, और जेलेंस्की भी घंटे घंटे में अपने बयान बदलने के लिए जाने जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं तो दोस्तों, इस मिसाइल के बारे में, तो इसका किंजल इसका नाम है दोस्तों, किंजल अर्थात खंजर। आप अपन हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो खंजर, चाकू जो बोलते हैं दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है। और 12,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है, और किसी राडार के सिस्टम में ये नहीं आती है, जो कि दोस्तों उसको ट्रैक किया जाना संभव नहीं है। और ये एक प्रकार से मैं आपको बताऊं तो जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था दोस्तों, उससे भी 33 गुना ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। और दोस्तों इन्होंने साबित भी किया है, पूरे के पूरे प्लांट को तहस नहस कर दिया, पूरा मिसाइलों के जखीरे को बर्बाद कर दिया गया। और दोस्तों इसी युद्ध में अब 2-3 दिनों से जो थर्मोबेरिक बम है दोस्तों, जिसको एक प्रकार से वैक्यूम बम भी कहते हैं, और इन बम्बों का भी इस्तेमाल इसमें युद्ध में किया जाने लगा है दोस्तों। इसका अगर मैं बताऊं आपको तो हाइड्रोजन जो ये परमाणु बम है, जिस प्रकार से ये परमाणु बम है, उसमें अगर हम कहें तो रेडिएशन जो है वो हवा में फैलता है, उससे लोगों की मौतें होती है। लेकिन इस वैक्यूम बम में, इस वो थर्मोबेरिक बम में रेडिएशन तो नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन को सोख लेता है दोस्तों। तड़प तड़प कर व्यक्ति जो है वो अपनी जान दे देता है। इस प्रकार के बम्बों का इस्तेमाल यूक्रेन में रूस द्वारा किया जाने लगा है दोस्तों। और इससे ये बम अब पड़ा है तो बहुत देर बाद भी इसके अंदर से सुपरसोनिक तरंगे निकलती है दोस्तों, जो काफी देर तक, काफी दूर तक चलती है और तबाही बरपाती जाती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों आजकल के जो परमाणु बम भी है, वो भी कहीं ना कहीं हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हमने अभी जिक्र किया बम गिराए गए थे, उससे भी कहीं ना कहीं 60 गुना ज़्यादा घातक और बर्बादी ला देने वाले बम है दुनिया में। जो कि मैं आपको बताऊं तो दोनों ही शहरों में, जो परमाणु जापान के शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ इन परमाणु बम्बों को डाला गया तो 60,000 लोग मरे थे दोस्तों उस समय, 60,000 लोग। और वर्षों बाद तक वहाँ घास का भी तिनका नहीं उग रहा था। ये तो पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने एक कैंपेन चलाकर, एक अभियान चलाकर उस क्षेत्र को विकसित करने में कामयाबी हासिल की, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने दोस्तों। वरना अभी तक वहाँ जो जन्म होते हैं बच्चे, वो अपंग और शरीर के अधूरे पैदा होते हैं दोस्तों। ऐसी परमाणु बम्बों से जो है तबाही आने वाली है, और उस युद्ध की तरफ चल रहा है ये रूस यूक्रेन युद्ध। और दुनिया न्यूक्लियर युद्ध के भय से थरथराने लगी, और धनी देश जो है वो न्यूक्लियर बंकर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। करोड़ों अरबों रुपए का इसमें खर्चा लगता है। और इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं तो, न्यूक्लियर बंकर जो है उसका जो गेट होता है वो दोस्तों एक मजबूत धातु का बनता है। उसके ऊपर किसी प्रकार की हवा, तूफान, गैस का असर नहीं होता है। इसके अंदर जो होता है ये सिर्फ 1 मंजिल ही होता है। बहुत से बंकर ऐसे भी होते हैं 2 मंजिल 3 मंजिल जमीन के नीचे, लेकिन ये मात्र 1 मंजिल का होता है। छतें बहुत नीची होती है, लेकिन इसमें बेडरूम होता है, और बेडरूम के ऊपर ही दोस्तों, जैसे ट्रेन में आप सीट देखते हैं एक के ऊपर एक, इस प्रकार से इसमें बेड बने होते हैं, वहाँ रहा जाता है। और किचन जो होते हैं वहाँ दोस्तों कई महीनों की राशन सामग्रियाँ एकत्रित की जाती है, पानी तक का स्टोरेज इसमें किया जाता है, खाने पीने की तमाम वस्तुएं यहाँ रखी जाती हैं, ताकि बाहर का रेडिएशन दोस्तों, जो परमाणु बम पड़ा है उसका रेडिएशन काफ़ी लंबे समय तक ज़मीन पर रहता है। वहाँ पानी, खाने पीने की चीज़ें, पेड़, फल फ्रूट सब इस प्रकार से दूषित और जहरीले हो जाते हैं कि उनका सेवन नहीं किया जा सकता। और जो तो बंकर के बाहर दोस्तों मजबूत कैमरे लगाए जाते हैं, ताकि बाहर की गतिविधियां देखी जा सके, और उसके अनुरूप जो है वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो कुल मिला के दोस्तों, एक परमाणु बम जो है वो इस प्रकार असर डालता है कि 11 किलोमीटर तक दोस्तों उसकी मारक क्षमता जो है वो एक प्रकार से मैं कहूँ तो 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक की रफ्तार से
तेज गर्म हवाएं चलती है दोस्तों। अगर आपने तूफान देखे होंगे तो मात्र 150 किलोमीटर, पूरे 200 किलोमीटर का तो बहुत भयंकर तूफान होता है दोस्तों, और तूफानों की गति होती है, लेकिन यहाँ 750 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती है, और वो गर्म हवाएं दोस्तों, उससे ही आदमी बर्बाद हो जाता है, मर जाता है, पेड़ पौधे सारे टूट जाते हैं, इमारत तक खत्म हो जाती है। और इसका असर जो नागासाकी हिरोशिमा पर डाला गया बम है, उसके अनुसार अगर बात करें तो लगभग 11 किलोमीटर तक उसका रेडिएशन फैलता है दोस्तों, उसकी बर्बादियां होती है। और इसके अंदर अगर परिधि में आ पाओगे तो दोस्तों वहाँ तो व्यक्ति खत्म हो जाता है, जलन महसूस होती है, और मांस जो शरीर का होता है वो जलने लगता है अपने आप, और व्यक्ति के अंग अपने आप कट कट के नीचे गिरने लगते हैं। इस प्रकार से दर्दनाक मौतें परमाणु बम से होती है। तो इस प्रकार की लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, और जेलेंस्की ने तो एक प्रकार से अपना आपातक मानसिक संतुलन तक खो दिया है, घंटे घंटे में अपने बयान बदलते हैं, और रूस की सनक को दोस्तों दुनिया के सामने और बढ़ा रहे हैं। और रूस भी दोस्तों एक प्रकार से इन दोनों नेताओं की सनक की शिकार पूरी दुनिया होने जा रही है, और निर्दोष लोग, निर्दोष सेना दोस्तों इस चक्की में पिसती जा रही है। सारे के सारे देश मुख्य दर्शक होकर इसका नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों। भारत की बात करें तो भारत ने अपने लगभग 22,500 नागरिक जो यूक्रेन में फंसे थे उनको निकाल लिया है। अब जो कुछ नागरिक बचे हैं वो बहुत क्रिटिकली एरिया में है, या बहुत से लोग ऐसे भी है जो आना नहीं चाहते हैं दोस्तों, ऐसे लोग ही है, बाकी सभी लोगों को भारतीयों द्वारा निकाल लिया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मौसम का मिजाज बता देते हैं। 20 मार्च को आज 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली दोस्तों, 45 किलोमीटर की हवा के झोंके भी महसूस किए होंगे, और बादल भी लगभग 60-70% छाए रहे, लेकिन किसी प्रकार से बरसात की आशंकाएं नहीं है। गर्मी तेज रफ्तार रही, 39 डिग्री तक आज का टेम्परेचर रहा, और रात्रि को भी 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 25% तक बादल रहेंगे। हवा यूं ही चलेगी। कल 21 मार्च को भी दोस्तों 23 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में, और 35 से 38 दोपहर को, जबकि 30 से 36 शाम को रहेगा। तो कल जरूर बादल कल भी छाए रहेंगे, और बहुत कम लेकिन 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और 25-30 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके भी आपको लग सकते हैं। रात्रि को भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा, लेकिन बादल कम रहेंगे, मौसम साफ रहेगा, 25 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो कुल मिला के दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।